हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कंफर्ट फील होता हो, आप उसी के हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो। आर्टिकल 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमने कल आर्टिकल 1 के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 2 का कनेक्शन कहीं ना कहीं आर्टिकल 1 से ज़रूर है। जब आपकी आर्टिकल 1 पे कमांड अच्छी होगी तभी आप आर्टिकल 2 को होल्ड कर पाओगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का टॉपिक आर्टिकल नंबर 2, जो कि बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में आर्टिकल 2 हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, यानी कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब इनके शब्दों का मतलब क्या है, तो देखो इनके एक एक शब्द को हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था। इसलिए हमने इस क्लास का नाम क्या रखा है, पोस्टमार्टम क्लास। एक एक वर्ड का मैं आपको एग्जैक्टली मीनिंग बताऊंगा कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल हमने आर्टिकल 1 के अंतर्गत टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, और ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि इसमें एक्वायर्ड टेरिटरी भी आते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने आर्टिकल नंबर 1, और आर्टिकल नंबर 1 की क्लॉज 3 हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देती है। और जब हम इसकी 3 की सब क्लॉज सी देखते हैं तो इसके अंतर्गत लिखा गया है एक्वायर्ड टेरिटरी। इसका मतलब होता है कि भारत सरकार यदि किसी विदेशी क्षेत्र का अर्जन कर ले, उसको एक्वायर्ड कर ले, अभिग्रहित कर ले, अपने में मिला ले, उसका मतलब इससे है, ठीक है। लेकिन हमें ये किसी भी विदेशी एरिया को एक्वायर्ड करने की पावर नहीं देता। कल हमने पढ़ा था कि ये पावर नहीं देता। उसके लिए क्या अप्लाई होता है, इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में इसके लिए 4 प्रकार हैं, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे। तो ये जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, आज हम केवल इसी टेरिटरी के बारे में बात करेंगे कि जब इसको भारत सरकार ने अपने अंतर्गत मिलाया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गई, टेरिटरी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का राज्य क्षेत्र बन गई। और जब इस एरिया को हमने कब्जा लिया, इस एरिया को अपनी टेरिटरी में मिला लिया, अब भारत सरकार इस एरिया के साथ में किस तरीके से डील करेगी उसकी जानकारी या तो हमें आर्टिकल 2 से प्राप्त होती है या फिर आर्टिकल 3 से हमें प्राप्त होती है। तो आज केवल और केवल हम आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे। और आर्टिकल 2 हमें यह बात कहता है कि जो बाहर से कोई भी एरिया हमने अपने भारत के क्षेत्र में मिलाया है, जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया है, या तो आप उसको क्या करिए, नया राज्य बनाइए, यानी कि न्यू स्टेट बना दीजिए, या फिर उसको क्या बना दीजिए, यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल दीजिए। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 2। तो देखो इसके एक एक वर्ड्स के ऊपर जाते हैं और ऐसा कौन कर सकती है, किसके पास में ये पावर है, उन सभी के बारे में भी आज हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल का भी क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत लिखा क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी कि ऐसा करने की शक्ति किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। क्या करने की शक्ति, कि जिस भी एरिया को एडमिट किया जाएगा, यानी कि उसको भारत में मिलाया जाएगा, या तो आप उसको क्या करिए, यूनियन बनाइए, या फिर क्या करिए, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, या फिर उसको आप क्या करिए, न्यू स्टेट में कन्वर्ट कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई एरिया को एक्वायर्ड करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र का भाग बन जाएगा, उसको या तो हम न्यू स्टेट के रूप में बनाएंगे या फिर उसको क्या करेंगे, यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाएंगे। और ऐसा करने की जो पावर है वो किसके पास में है, वो हमारी पार्लियामेंट के पास में पावर है। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई चलो ठीक है, हमने किसी बाहर के एरिया को कब्जाया, या तो हमने उसको क्या बना दिया, न्यू स्टेट बना दिया, या फिर क्या कर दिया, उसको यूनियन टेरिटरी में मिला दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो हम एरिया बाहर से कब्जाते हैं उसको जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर राज्य है उसी के एरिया में मिलाकर उसी का एरिया बढ़ा दें? तो ये जानकारी हमें देता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 जैसे ही आप देखोगे, मैं हल्का सा आपको दिखा भी देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। देखो ये तो यहाँ पर लिखा गया है यूनाइटिंग एनी टेरिटरी
तो उसका एरिया इंक्रीज कैसे होगा? इसी तरीके से होगा जब हम उसको यूनाइट करेंगे। लेकिन इसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है? आर्टिकल नंबर 3। लेकिन वर्तमान में यानी कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल टुडे क्या डिस्कस कर रहे हैं? आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल नंबर 2 इसकी जानकारी नहीं देता। आर्टिकल नंबर 2 केवल इस बात की जानकारी देता है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है, और या तो वो उसको क्या बनाएगी? यूनियन बनाएगी, या फिर उसको क्या बनाएगी? नया स्टेट बनाएगी। किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में उसको नहीं मिला सकते हम आर्टिकल नंबर 2 के थ्रू। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 हमें यह पावर देता है, आर्टिकल नंबर 2 नहीं देता। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि जो भी एरिया हमने एक्वायर्ड किया है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। अब जब वो भारत के राज्य अक्षेत्र का भाग बन गया, या तो वो क्या बनाएगा? न्यू स्टेट बनाया जाएगा उसको, या फिर क्या बनाएंगे हम उसको? यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। और इस प्रकार से यूनियन टेरिटरी या फिर न्यू स्टेट बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। और पार्लियामेंट को यह पावर कहां पर दी गई है? आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत। इतनी बात आपको समझ आई कि भाई ये आर्टिकल 2 क्या कहना चाहता है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। हमने देखा कि भाई पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, तो पार्लियामेंट को ये पावर कहां पर दी गई है? आर्टिकल नंबर 2 में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं, और 12 अनुसूचियों में से जो 7वें नंबर की अनुसूची है, जिसके अंतर्गत लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, 3 सूची देखने को मिलेगी जिनको अलग अलग विषयों के हिसाब से कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे आप देखोगे लिस्ट फर्स्ट, उसका नाम है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे ही जो लिस्ट सेकंड है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और लिस्ट 3 ऐसी लिस्ट है जिसको कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची इसको बोलते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार कानून बना सकती है। ये क्लासिफिकेशन कहां पर किया गया? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। लेकिन अगर किसी एरिया को, टेरिटरी ऑफ इंडिया को भारत की टेरिटरी में मर्ज किया जाएगा, यानी कि उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया जाएगा, क्या किस प्रकार से? एक्वायर करके, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान नहीं करती अनुसूची 7। ठीक है, समझ आया? यानी कि अनुसूची 7 के अंतर्गत कोई भी ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है कि यदि हम किसी एरिया को एक्वायर्ड करते हैं और वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाती है, उसके साथ में किस तरीके से डीलिंग की जाएगी उस एरिया के साथ में, वो जानकारी हमें अनुसूची 7 से प्राप्त नहीं होती। वो जानकारी हमें कौन देता है? वो आर्टिकल नंबर 2 देता है। इसका मतलब ये है कि जो अनुसूची 7 है उसके अलावा भी भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। केवल अनुसूची 7 ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं देती। जब आप आर्टिकल नंबर 2 को पढ़ते हो तो उसकी स्टार्टिंग ही इससे होती है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा ऐसा कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर नहीं है, केवल पार्लियामेंट को यह पावर है। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे वर्तमान में जो पंजाब के सीएम है भगवत मान सिंह जी, इनका दिमाग घूम गया। इनको लगा कि पाकिस्तान थोड़ी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, इसको अभी सुधारते हैं। इन्होंने उठाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और पाकिस्तान का एक एरिया था छोटा सा, उसको कब्जा लिया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे? पंजाब में मिलाएंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी भी एरिया को अपने एरिया में नहीं मर्ज कर सकती। यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, राज्य की जो विधायिका है, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास में ऐसी पावर नहीं है। केवल पार्लियामेंट ही ऐसा कर सकती है। ये हमें जानकारी कौन देता है? आर्टिकल नंबर 2। लिखा भी है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस। ओके, समझ में आया कि भाई यहां पर यह वर्ड क्यों लिखा है? और इसकी जानकारी हमें अनुसूची 7 भी नहीं देती। केवल आर्टिकल 2 से हमें यह चीज प्राप्त होती है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। समझ आया इसका मतलब? कि भाई संसद के पास में ही ऐसी पावर है, वो ऐसे निबंध और शर्तें यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन बना सकता है कुछ भी उसके लिए, कि संघ के अंदर नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना किस तरीके से करनी है। समझ आया? तो एक एक वर्ड को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। जो ये लिखा है निबंध और शर्त यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होंगी, इनके बारे में भी अब जान लेते हैं। देखो, मैं आपको एक एक वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए क्लास को ध्यान से सुनते रहिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि कानून के विद्वानों ने कहा कि अगर हम पार्लियामेंट को ये टर्म्स एंड कंडीशन को जोड़ने की इजाजत
अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे सकते हैं कि जैसा वो ठीक समझे ऐसा वो क्या कर सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़ सकती है। यानी कि देखो लिखा भी है कि जैसा ठीक समझे संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जोड़ सकती है। किस एरिया के लिए? जो एक्वायर्ड एरिया टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बना है। तो कानून के विद्वानों ने कहा कि ऐसे तो पार्लियामेंट कुछ भी जोड़ सकती है। हो सकता है कि पार्लियामेंट कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़ दे जो कि रूलिंग पार्टी के बेनिफिट्स के लिए हो, या फिर कोई ऐसी चीज जोड़ दे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि हमारी कंट्री क्या रहेगी, सेक्युलर कंट्री रहेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, सोशलिस्ट रहेगी। तो जो एरिया एक्वायर्ड एरिया टेरिटरी ऑफ इंडिया में जोड़ा जाएगा उसके बेनिफिट्स के लिए जब पार्लियामेंट कुछ भी जोड़ सकती है, तो पार्लियामेंट का मतलब यह है ना कि भाई वो टर्म्स एंड कंडीशन किस हिसाब से जोड़ेगी, जैसा वो ठीक समझे। हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो तो कुछ भी जोड़ सकती है। तो इसके लिए एक सबसे फेमस केस निकलकर सामने आया आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उस मामले में बताया कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट को अगर हमने ये पावर दी है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कि जैसा वो ठीक समझे उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी डाल देगी। उसको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। और वो गाइडलाइंस क्या क्या थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला आया था 1993 में, इसमें बताई गई। दोस्तों ये जो आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है जो कि 1993 में आया था, ये सिक्किम राज्य से संबंधित था। और आप सभी को पता होगा कि जो सिक्किम है, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसको हमने चोग्याल डायनेस्टी पर रूल कर कर कब्जा लिया था। तो जो चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पर शासन करती थी उसको ख़त्म करके हमने क्या किया, सिक्किम को 35वें नंबर का संविधान संशोधन करके 1974 में इसको अपने संविधान के अंतर्गत एक शहर राज्य अर्थात प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में मान्यता दे दी थी। और जब हमने इसको प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में मान्यता दी, यानी कि सिक्किम को टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया एक्वायर करके, तो इसके लिए हमने अपने संविधान के अनुच्छेद 2 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जिसको 2A के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ एक नई अनुसूची जिसको 10वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं। ये दोनों के दोनों जोड़े गए। तो समझ आ रहा है कि 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1974 में हमने सिक्किम को एक प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में अपने यहाँ पर मान्यता दी, और हमने अपने संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A को जोड़ा। साथ ही साथ एक नई अनुसूची जिसका नाम 10वीं अनुसूची रखा गया, इसको जोड़ा। अब देखो जब इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाया गया सिक्किम को, तो आप सभी को पता होगा कि सिक्किम के अंतर्गत कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, चोग्याल डायनेस्टी। यानी कि वहाँ पर क्या था, किंग का शासन था अर्थात मोनार्की थी। तो एक राजतंत्र वहाँ पर चला आ रहा था। तो जब हमने इसको 1974 में जोड़ा तो इस समय पर भारत में भी राजतंत्र के लिए इस राज्य को रखा गया। यानी कि 1974 में इसमें क्या था, राजतंत्र चलता था। लेकिन ये मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और सरकार को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने 36वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम किया वर्ष 1975 ईस्वी में, जिसके माध्यम से जो 35वें संविधान संशोधन की सारी बात थी इन सभी को रिपील कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। यानी कि 36वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि जो भी बातें 35वें संविधान संशोधन में थी हम उनको क्या करते हैं, रिपील करते हैं अर्थात समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब जब ये रिपील किया गया तो जो 2A जोड़ा गया था इसको भी खत्म कर दिया गया, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसको भी खत्म कर दिया, और जो सिक्किम को हमने एक प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में मान्यता दी थी इसको भी हमने खत्म कर दिया। किसके माध्यम से, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो अब सिक्किम क्या हुआ, तो सिक्किम अब भारत का क्या हुआ, फुल स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य के रूप में बन गया। कब, वर्ष 1975 ईस्वी में। तो सिक्किम इस प्रकार भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, और जो भारत में और जो सिक्किम में पहले चोग्याल वंश रूल करता था उसको हमने खत्म कर दिया था। यानी कि यहाँ पर पहले जो राजतंत्र की व्यवस्था 1974 में देखने को मिलती थी उसको हमने 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1975 में खत्म कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या करा, एक लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन किया। तो समझ आया आपके कि भाई ये हमने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों करना पड़ा था, क्योंकि जब भी कोई एक्वायर्ड एरिया टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगा तो उसके साथ में कैसे डील की जाएगी, ये सारी की सारी बातें हमें कहां से पता लगती है, आर्टिकल नंबर 2 से। अब ये हमने 36वां संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा था, तो देखो उस समय पर क्या हुआ था कि जैसे सभी को पता है कि इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक और सेक्युलर कंट्री है, यानी कि जो हमारी कंट्री का मॉडल है वो सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक इस तरीके का मॉडल है। यानी कि हमारे यहाँ पे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य की बात हम भारत के निरपेक्ष में करते हैं कि भारत इस प्रकार का राज्य है। लेकिन यहाँ पर जो हमने सिक्किम को अपनाया था, यहाँ पर पहले चोग्याल वंश का शासन चलता था और चोग्याल वंश की तर्ज पर ही हमने क्या करता, यहाँ पर एक राजतंत्र की व्यवस्था को अपना लिया था। अब ये सिक्किम जब भारत का पार्ट बन गया तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई यहाँ पर राजतंत्र चलेगा। जैसे कि सपोज करो कल को हम पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान का कोई भाग इंडिया में मिला लें, और पाकिस्तान क्या है, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट। तो रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद अगर हम इसका कोई एरिया इंडिया के अंतर्गत मिला लेंगे तो क्या उसमें हम एज ए इस्लामिक स्टेट ट्रीट करेंगे उस स्टेट के साथ में? सपोज जैसे नेपाल है, नेपाल क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है। अगर इस हिंदू राष्ट्र का कोई राज्य इंडिया के अंतर्गत मिलाया जा रहा है तो क्या हम उस राज्य के साथ में एज ए हिंदू नेशन के तरीके से डील करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। हमारा प्यारा देश क्या है, भारत, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, एक रिपब्लिक ऑफ स्टेट है। नेपाल क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है। अगर इनके किसी भी एरिया को भारत के अंतर्गत मिलाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके एरिया के साथ में उसी तरीके से डील किया जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान का नेशन का है तो एज ए इस्लामिक स्टेट हम इसके साथ डील करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। हम जिस भी एरिया को अपने यहाँ पर ऐड करेंगे उसको हम भारत के हिसाब से ही रखेंगे। इस तरीके की बातें कुछ इस केस में कही गई थी। आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला आया था 1993 में, ये बातें इसमें समझाई गई। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई? जैसे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि जैसे हमने सिक्किम को जब भारत में अपनाया तो उस समय पर वहां पर क्या चलती थी, मोनार्की चलती थी, अर्थात किंग का शासन चलता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब हमने इसको सिक्किम को भारत में अपनाया कि हम यहाँ पर मोनार्की चलने दें, एक राजतंत्र की व्यवस्था चलने दें, क्योंकि भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिकन कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है, सोशलिस्ट देश है। तो इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था 35वें संविधान संशोधन का वर्ष 1974 ईस्वी में, और इसलिए हमने अगले ही साल क्या करना पड़ा था, एक 36वें नंबर का संविधान संशोधन करना पड़ा था। और ऐसे ही जैसे कल को पाकिस्तान का कोई एरिया कब्जा लें या फिर हम नेपाल का कोई एरिया कब्जा लें, ये दोनों के दोनों राष्ट्र कैसे हैं भाई, ये तो रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट है और ये क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है, यानी कि ये थियोक्रेटिक स्टेट हैं, थियोक्रेटिक स्टेट है। ये दोनों के दोनों रिलीजियस बेस पर चलने वाले देश हैं। लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं है, भारत का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलेगी कि हमारे देश का मॉडल क्या है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी मॉडल अपनाएंगे हम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने कल देखा था कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई थी तो उस समय पर भारत में 4 प्रकार के राज्य पाए जाते थे। लेकिन 7वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब, 1956 में, और इसके माध्यम से जो ये 4 प्रकार के राज्य होते थे इनको हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। और भारत में उसके बाद से एक ही प्रकार के राज्य होते थे जो कि हमने शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत देखे थे, यानी कि अनुसूची फर्स्ट में देखे थे। कब 1956 के बाद से। लेकिन 1974 में जब हमने इसको एक राजतंत्र के रूप में हमने देखा तो उस समय पर भारत में 2 टाइप के राज्य होने लगे थे, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था। और अगले ही साल हमने संविधान में संशोधन करके इस 35वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरे के पूरे को रिपील कर दिया। और वर्तमान में भारत में आज भी दोबारा से एक ही प्रकार के राज्य पाए जाते हैं जो कि आपको अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इस प्रकार के केसेस निकलकर सामने आए थे कि भाई क्या हम जब भी कोई एरिया एक्वायर्ड करेंगे, जिसको टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाएंगे, जब हम उसको भारत का भाग बनाएंगे, यहाँ पर हम उसको मोनार्की के रूप से ट्रीट करेंगे या फिर थियोक्रेटिक स्टेट के रूप से रखेंगे, या कैसा सिनेरियो होगा। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और कहा कि देखो, भले ही पार्लियामेंट को ये पावर हो कि पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है, यहां पर लिखा है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, यानी कि जैसा इसको उचित लगे ऐसा पार्लियामेंट कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकती है। लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली, जो भी कानून अंडर आर्टिकल 2 बनाया जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत
पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाएगी उसका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसका न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। किसका? जो भी रूल आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट बनाएगी उसका हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है ये न्यायपालिका की शक्ति है। अब इसमें क्या करती है न्यायपालिका, अगर विधायिका ने कोई भी ऐसी विधि बना दी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में है, यानी कि जनता के हित के लिए नहीं है, तो उसका क्या कर सकते हैं, न्याय पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। एक तो ये बात कहेगी, और दूसरी कहेगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसकी कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करती हैं स्कीम। जैसे आप देखोगे कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप देखोगे कि हम इंडिया को सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके की बातें कुछ लिखी गई हैं कि जब आप किसी एरिया को एक्वायर्ड करके टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाओगे तो उस एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्युलर के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में आप उसको देखोगे। एक रिपब्लिक इंडिया का जब उसको आप पार्ट बनाओगे तो वहां पर उसी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि मोनार्की या फिर थियोक्रेटिक स्टेट जैसी कोई व्यवस्था देखने को ना मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पाकिस्तान का कोई एरिया कब्जा लेते हैं और उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बना लिया तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एज ए इस्लामिक स्टेट डील नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तरीके से डील करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जब कोई भी एरिया कब जाएंगे तो उस समय पर देखो पॉलिटिकल मूव तो वो अवश्य होगा। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि देखो हम इस मामले में आपके ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब उस समय पर करोगे पॉलिटिकल मूव भी होगा, आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी देखने हैं। तो उस तरीके से आप जब भी कोई काम करोगे तो हम ज़्यादा आपके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब किसी एरिया को आप कब्जाओगे उसके अंतर्गत जो प्रशासनिक सुविधाएं होंगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होंगी उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी एरिया को कब्जाओगे तो वहां पर क्या करें, राजतंत्र जैसी व्यवस्था चले, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के तरीके से डील किया जाएगा। यानी कि वहां पर क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। थियोक्रेटिक स्टेट के तरीके से वहां पर कोई भी ऐसी स्कीम एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि हम क्या है, एक सेक्युलर कंट्री हैं। भले ही आप किसी थियोक्रेटिक या फिर मोनार्की स्टेट को अपने एरिया में मर्ज कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं इंडिया के अंतर्गत। तो इन बातों का एक्सप्लेनेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइड से दिया गया। किस केस में, आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जो आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1993 में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सभी चीज़ें अब तक समझ में आ रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें उस समय पर चल रही थी और क्या क्या चीज़ें आगे भी होने वाली हैं, और किस तरीके से हम किसी एरिया को जब कब्जाएंगे तो क्या क्या एग्जिस्टिंग स्कीम्स रहेंगी और क्या क्या पार्लियामेंट को फॉलो करना पड़ेगा इन सच टर्म्स एंड कंडीशन को लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट अपनी मनमानी कर लेगी। समझ आया अब? जैसे कि कुछ कानून के विद्वान उस समय पर कहते थे कि ऐसे तो पार्लियामेंट कुछ भी ऐड कर सकती है, क्योंकि ये पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है, और जैसा वो ठीक समझे, यानी कि लिखा है एज इट थिंक्स फिट, जैसा उसको ठीक लगे ऐसी सच टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ सकती है। तो इस पर एक पाबंदी लगा दी किसने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप इन चीज़ों का, दो चीज़ों का, तो बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे। ठीक है, यहां तक अब आपके सब समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं आर्टिकल 2A के बारे में। ये जो आर्टिकल 2A है हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जो आर्टिकल 2A है इसको 36 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 में, और इसको हमने क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था, क्योंकि ये वाला मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। जो इसमें राजतंत्र की व्यवस्था थी वो ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई इंडिया में, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमने इस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया था नेक्स्ट ईयर ही। क्योंकि इसको किसके माध्यम से जोड़ा गया था, जब ये जैसे कि आप 3 लिखा हुआ ना यहाँ पर, यानी कि इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ा गया होगा, तो इसको जोड़ा गया था, जल्दी से रिकॉल करो, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1974 ईस्वी में, और हटाया किसके माध्यम से, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1975 ईस्वी में। देखो लिखा भी है कि ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, यानी कि जो 36वें संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1975 में, इसके माध्यम से हमने इसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया, ओमिट कर दिया। ठीक है, लेकिन जोड़ा किसके माध्यम से गया था, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से।
ये सारी की सारी मैं आपको बातें बता चुका हूँ कि 35वें के माध्यम से हमने इसको क्या करा था, एक प्रोटेक्टेड स्टेट बनाया था। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्टेट बनाए जाने के बाद में दो टाइप के स्टेट होने लगे थे, लेकिन भारत में क्या है, एक ही प्रकार के राज्य पाए जाते हैं। इसलिए इसको 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से खत्म किया गया 1975 में, और वर्तमान में भी भारत में एक ही प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, और वो हमें अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखो दो टाइप के मिलेंगे, लेकिन एक ही राज्य दो फॉर्म में है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है कि हमने 36वां संविधान संशोधन जब किया, उसमें 35वें संविधान संशोधन के जितने भी प्रावधान थे उन सभी को समाप्त कर दिया था, और इस तरीके से हमने 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को एक फुल स्टेट बना दिया था, और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 2 है ये क्या कहना चाहता है। इसके एक एक वर्ड को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने समझा है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।